या सो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले ना मैं थोड़ा बहुत अपने बारे में ज्ञान दूंगा ताकि मार्केटिंग हो इसकी। तो मैं ये रीडिंग कॉम्प्रेशन की क्लासेस कर रहा हूँ, मतलब मैं माई मोटो इज़ कि हम 100 to 200 रीडिंग कॉम्प्रेशन की क्लास करें ताकि वो एक ऐसा एक साधन बन जाए यूट्यूब पे जो भी देखे वो रीडिंग कॉम्प्रेशन सॉल्व कर पाए। बिकॉज मैंने समझा है कि रीडिंग कॉम्प्रेशन में बहुत लोगों को दिक्कत है। ठीक है, मेरा नाम आशुतोष मिश्रा है, मैं अपना इंट्रो दूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो और कर सकते हो आप, आई मीन फ्री है, आप ज्वाइन कर सकते हो। सिंपल एक सर्च टाइप करिए एड लॉजिक, आपको मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मेरा नाम आशुतोष मिश्रा है। थोड़ा तो इंट्रो मेरे बारे में, मैंने क्या क्या किया। मैंने अराउंड 10,000 स्टूडेंट्स की हेल्प की है, उसमें कुछ लोग बैंक की प्रिपरेशन कर रहे थे, कुछ लोग कैट की प्रिपरेशन कर रहे थे, और बहुत सारे लोग जीमेट की प्रिपरेशन कर रहे थे। ठीक है, मुझे 3 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है सिर्फ जीमेट एग्जाम की फील्ड में काम करने का। सिर्फ जीमेट एग्जाम में 3 साल का है, और बाकी का लगभग 1.5 से 2 साल का है कैट एग्जाम और बैंक पीओ के एग्जाम है। मैंने SBI पीओ, UPS पीओ क्रैक कर रखे हैं, और कैट काफ़ी सारे एग्जाम्स भी कर रखे हैं काफ़ी अच्छी परसेंटाइल से। सो दिस इज़ इंट्रो अबाउट मी कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ बेसिकली, क्योंकि मैंने वो सब चीज़ कर रखी हैं, तो मेरे पास क्रेडेंशियल्स भी हैं। ठीक है, लेट्स नाउ स्टार्ट अभी अपने एजेंडे पे इस सेशन में हम क्या क्या देखने वाले हैं। उससे पहले मुझे एक चीज़ बता दो कमेंट करके कि कल लास्ट टाइम मैंने क्या किया था कि मेरी एक छोटी सी पिक्चर आ रही थी, ठीक है, सर्कल में, वो सही था या फिर अभी सही है? क्योंकि इस टाइम मतलब मेरी पिक्चर नहीं आ रही है। आई एम थिंकिंग कि शायद वो तुम्हारा अटेंशन एक दूर कर देता है, इसलिए तो मैंने ऐसा किया है। अगर इफ़ यू थिंक दैट इज़ अ राइट वे कि तब यू वांट टू सी कि मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरे एक्सप्रेशंस थोड़े बहुत, तो मैं वो मोड इनेबल कर सकता हूँ। दिस टाइम इट्स गुड। ठीक है, ठीक है, तो फिर मैं जो सर्कल में आ रहा हूँ मैं उसे डिसेबल कर देता हूँ। इस सेशन में ना हम थोड़ा बहुत थ्योरी भी देखेंगे कि किस तरह से अच्छे से सॉल्व हो सकते हैं। उससे पहले मुझे 1 मिनट दो, आई वॉन्ट टू सी, क्योंकि एक स्क्रीन पे इतना सब चीज़ दिखता नहीं है। मैं मोबाइल में देखता हूँ कि किस तरह से तुम लोग कमेंट कर रहे हो, सो दैट मैं उसकी बेसिस पे रिस्पॉन्ड भी कर सकूँ। थोड़ा बहुत थ्योरी भी देखेंगे कि कूल। मैंने अपने आप को सर्कल से डिसेबल कर दिया है। इस सेशन में ना मैं जो सिखाने वाला हूँ आप लोगों को, वो सिखाने वाला हूँ कि एक RC का स्ट्रक्चर बनता कैसे है। ठीक है, अगर वो सीख जाओगे ना तो काफ़ी स्पीड इंप्रूव हो जाएगी तुम्हारी, सिर्फ RC को समझने की, पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, समझने की। और उतना हो जाएगा ना तो यू विल कम एट अ पॉइंट जहाँ पे तुम्हें RC को शायद पढ़ना भी नहीं पड़े, तुम आगे प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो इसलिए मैंने 2 चीज़ें रखी हैं इस सेशन में, एक स्ट्रक्चर और एक प्रेडिक्शन। मुझे 1 मिनट देना, आई एम नॉट एबल टू राइट एनीथिंग। ठीक है, चूज अ गुड पेन, आई थिंक दिस इज गुड। ठीक है, इस सेशन में 2 चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग, एक स्ट्रक्चर और एक प्रेडिक्शन, कि स्ट्रक्चर क्या होता है RC का और प्रेडिक्शन कैसे बनता है। स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले ना मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि अगर तुम इंट्रोडक्शन दोगे अपना, तो अपना इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करोगे? ये तो नहीं बताओगे ना कि सर मेरे 2 भाई बहन हैं, इनका नाम ये है, इनका नाम ये है, और मैंने ये सब कर रखा है। तुम इंट्रोडक्शन दोगे कि सर मेरा नाम ये है। ठीक है, मतलब यू विल राइट अबाउट फर्स्टली कि तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, देन जो तुम्हारा नाम है ना, तुम उसे फिर ब्रेक करोगे। ब्रेक मतलब कि तुम उसमें डीपली जाओगे कि मेरे पापा का नाम ये है, मेरे पापा ये करते हैं, ठीक है, मेरी मॉम ये करती हैं, वो इससे कुछ अर्न करती हैं, उनके 2-3 बच्चे मतलब मेरे भाई बहन हैं, वो लोग ये करते हैं। ठीक है, ये गए। या फिर तुम बात कर सकते हो कि जैसे कि मेरी हॉबीज़ ये हैं। ठीक है, मल्टीपल हॉबीज़ हैं तुम्हारी।
द पॉइंट इज यू विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ। अगर तुम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो ना, तो तुम अपने बारे में बात करके स्टार्ट करोगे। तुम सबसे पहले अपने बारे में बताओगे कि ये चीज है, देन तुम उसे आगे बढ़ोगे। शेजल जाओ, अभी मैं बता रहा हूँ, जाओ जाओ, ठीक है। सो ये था जो बताना चाह रहा था मैं। तो सबसे पहले तुम स्टार्ट करोगे अपने बारे में, तुम क्या हो, तुम इस चीज के मेन आइडिया हो। मतलब अगर तुमने अपने बारे में नहीं बताया ना, तो जो पढ़ रहा होगा ना, बड़ा अजीब सा लगेगा कि यार मैं इसके भाई बहन के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ, फिर क्यों पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम्हें अच्छा आरसी पैसेज लिखना है, तो अगर तुम्हें अच्छा आर्टिकल लिखना है अपने बारे में, तो ये मेन स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो जब भी तुम पढ़ोगे ना, जब भी कोई भी आर्टिकल पढ़ोगे, उसका स्ट्रक्चर ये होगा कि मान लो कि वो अगर 3 पैसेज में बटा हुआ है, इन 3 पैसेज में, ठीक है, सॉरी 3 पैराग्राफ में बटा हुआ है एक पैसेज, तो पहला जो पैराग्राफ होगा वो बात करेगा मेन चीज की, जो चीज के बारे में वो आरसी होने वाला है, ठीक है। तो इसी को नोट करना, जो पहला पैराग्राफ होता है ना, फर्स्ट पैराग्राफ, वो बात करता है कि किस बारे में पूरा पैसेज होने वाला है। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, ठीक है। उसके बाद अगर तुम पहले पैराग्राफ से जब तुम्हें पता चल जाए, ठीक है, ये तुम्हारा मेन आइडिया है उस पैसेज का, देन राइटर क्या करता है, राइटर एग्जाम्पल्स इंट्रोड्यूस करता है या फिर कुछ और चीजें बताता है तुम्हारे बारे में। तुम क्या करोगे, तुमने अपने बारे में बताया, देन तुम कुछ और चीजें बता रहे हो अपने बारे में कि हाँ देखो मेरे भाई बहन ये हैं, मेरी हॉबीज ये रही, और मैं इतना करता हूँ, इतना कमाता हूँ, मेरा काम इस चीज से बिलोंग करता है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मैं ये बनना चाहता हूँ, ठीक है। वो सारी चीजें तुम बाकी के पैराग्राफ्स में लिखोगे, ठीक। नाउ अभी फिर से आते हैं स्ट्रक्चर पे। एक सही स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है, तुमने यहाँ पे दिया इंट्रोडक्शन अपने बारे में, फिर तुम बताओगे अपनी हॉबीज के बारे में, ठीक है। मतलब ये जो पैराग्राफ होगा ना, वो सिर्फ हॉबीज के बारे में होगा। तुम इसमें अपनी हॉबीज, अपनी भाई बहन की हॉबीज नहीं बताओगे, बताओगे कि हाँ ये मेरा काम है, ये मैं करता हूँ, मुझे करना अच्छा लगता है, और क्यों अच्छा लगता है इस वजह से, ठीक है। थर्ड चीज, जब तुम बढ़ोगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में तुम नई चीज इंट्रोड्यूस करोगे, ठीक, तुम उसके बारे में बताओगे। तो बेसिक क्या होने वाला है कि पहला जो पैराग्राफ होगा ना, वो तुम्हारा पैसेज का मेन चीज होगा। सॉरी ये मिट गया। जो तुम्हारा पहला पैराग्राफ होगा ना, वो तुम्हारा पैसेज का मेन आइडिया होगा, मेन थीम होगा, उसी की वजह से पूरा का पूरा पैसेज स्टैंड कर रहा है, ठीक। उसके बाद से हर पैराग्राफ थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा तुम्हारे पहले पैराग्राफ के बारे में, ठीक। और जो तुम्हारा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो भी पैराग्राफ स्टार्ट होगा, उसकी पहली लाइन, जो फर्स्ट लाइन होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि अगर फर्स्ट लाइन ऐसे समझो कि फिर से एक नया पैसेज हो गया, फिर से तुम एक इंट्रोडक्शन दे रहे हो, देन तुम एक्सप्लेन कर रहे हो, तो हर पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक। तो ये सारी चीजें होती हैं कि जिससे हम आरसी का स्ट्रक्चर समझते हैं। नाउ एक और चीज है कि हमने स्ट्रक्चर समझ लिया, ठीक। अब आते हैं नई चीज पे, जिसे मैं बोलता हूं प्रेडिक्शन, कि हम प्रेडिक्शन कैसे करते हैं। नाउ दिस इज वन स्किल। प्रेडिक्शन एक ऐसी स्किल है जो तुम्हें मोस्टली टीचर्स नहीं सिखाएंगे, क्योंकि ये स्किल ना मोस्टली तुम बैंक पीओ प्रीलिम्स के पैसेज की यूज में नहीं आती है। तुम मोस्टली अगर तुम बस थोड़ा बहुत ब्रूट फोर्स भी लगा, ब्रूट फोर्स का मतलब क्या है, तुम मेहनत भी कर दो ना, बस बिना दिमाग लगाए, तब भी तुम्हारे प्रीलिम्स का आरसी पैसेज सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन स्किल सीख लोगे ना, तो तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम्हें फावड़ा नहीं चलाना, तुम दिमाग चलाओगे। तुम क्या बोलोगे, मैं फावड़ा नहीं चलाने वाला, धूप बहुत है, मैं दिमाग चला रहा हूँ, मशीन बनाता हूँ जो मेरे लिए काम करेगा जिंदगी भर, ठीक है। तुमने 1 साल के लिए मेहनत, दिमाग चलाया, मशीन बना दी, वो 100 साल काम कर रही है, प्लस और लोग भी उससे काम कर सकते हैं, तो तुम्हें रुपए भी आएंगे। तो दिस इज हाउ स्किल्स मेक एन इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट, ठीक है। तो अब सीखेंगे हम एक अच्छी स्किल्स, जिससे मैं बोलता हूँ प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन मतलब क्या होता है, तुमने एक चीज पढ़ी, ठीक है, तुमने एक लाइन पढ़ी, जैसे कि अगर मैंने बोला ना कि जैसे कि मैंने सेकंड स्लाइड में बताया था कि मेरा नाम आशुतोष मिश्रा है, तो तुम क्या प्रेडिक्ट कर रहे थे, तुम यही प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ठीक है, इसने बोला है इसका नाम आशुतोष मिश्रा है, मतलब अगला शब्द या फिर अगला सेंटेंस होने वाला है ना, कुछ ना कुछ आशुतोष के बारे में होने वाला है, ठीक। उसके बाद में जब मैंने बताया कि मेरा नाम आशुतोष मिश्रा, मैंने ये कर रखा है, जब मैंने बोला जीमैट एग्जाम, तब नेक्स्ट प्रेडिक्शन क्या बन सकता था,
नेक्स्ट प्रेडिक्शन बन सकता था कि अगर इसने बोला जीमेट एग्जाम तो बताएगा कि इसने जीमेट एग्जाम में क्या क्या कर रखा है, कितने स्टूडेंट्स की हेल्प की है, ठीक है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्रेडिक्शन, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है जब तुम आरसी पढ़ते हो। क्यों इंपॉर्टेंट रहता है, मैं अभी अभी आपको एक आरसी खोल के दिखा रहा हूँ। अगर तुम्हें याद हो तो कल हमने एक आरसी सॉल्व किया था ओबी का, ठीक है, ये रहा आरसी। इसमें जाके हम लोग अपनी प्रेडिक्शन की स्किल्स को यूज करेंगे, बट उससे पहले कमेंट करके बता दो अब तक सब कुछ सही है कि नहीं, मतलब मजा आया, ये सब चीजें कहीं पता की थी कि नहीं की थी, अब तक तुम्हें ऐसा लगा कि हाँ भाई बहुत सही चीजें बताई जा रही हैं। कुछ इंटरेस्टिंग था ना, हाँ ठीक है। चलो अब ना आप समझने की कोशिश करते हैं, जो मैंने बताया, जो भी स्ट्रक्चर बताया ना मैंने, स्ट्रक्चर के बारे में जो भी बात की और जो प्रोडक्शन के बारे में बात की, उस सब चीज़ों को हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक। पहले क्या करो, पहला पैराग्राफ पढ़ो, ठीक है। पहला पैरा, क्योंकि मैंने इस पैराग्राफ को, इस पैसेज को मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये तुम कल पढ़ चुके हो, तो तुम्हें एक आइडिया पता है कि क्या क्या होता है हर पैराग्राफ में। तुम्हें पता है ये पैराग्राफ किस बारे में बात कर रहा है, ये पैराग्राफ किस बारे में बात कर रहा है, ये पैराग्राफ किस बारे में बात कर रहा है, ठीक। नाउ एक काम करो, गिव योर सेल्फ 1 मिनट और पहला पैराग्राफ पढ़ो, देन मैं पढ़ता हूँ बाद में। ठीक है, सो नाउ अब मैं पढ़ता हूँ पहला पैराग्राफ। बोला गया, इन द रफली 5000 years of recorded human history there has been one period in which we have had a real test of our climate's potential for मूडीनेस। मतलब 5000 साल की जो हमारे पास रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उसमें सिर्फ एक ही पीरियड था जहाँ पे हमें पता चला कि क्लाइमेट कितना मूडीनेस है, कितना पोटेंशियल इसका मूडीनेस होने का, ठीक है। स्टार्ट कब हुआ था, 14th सेंचुरी से, और कब तक चला था, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक चला। इस दौरान एक चीज़ हुई, इसे बोलते हैं लिटिल आइस एज। उसके दौरान टेम्परेचर बहुत ड्रॉप हो गया, कितना, 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक। अगर हम इसे एक्सट्रीम से कंपेयर करें स्नोबॉल अर्थ की, तो मतलब स्नोबॉल अर्थ मतलब समझ रहे हो ना, तब अर्थ बर्फ को गोला बन जाए। और हम उससे कंपेयर करें तो ज़्यादा, तो इतना तो ठंडा नहीं हुआ था, लेकिन जो लोग इस टाइम पे थे उनके लिए बहुत ड्रामेटिक था, ठीक है। ये पीरियड था मिडिल एजेस और मॉडर्न वर्ल्ड के दौरान। नाउ अब मुझे बताओ इस पैराग्राफ में किसके बारे में बात की गई मोस्टली। इस पैराग्राफ में मोस्टली बात की गई है एक फिनोमेना के लिए, इसकी बात की गई लिटिल आइस एज। पहले पैराग्राफ में तुम्हें पता चल गया कि ये पूरा का पूरा पैसेज किसके बारे में होने वाला है, लिटिल आइस एज के बारे में होने वाला है। समझो, अगर तुम अपने बारे में आर्टिकल लिख रहे हो तो अपने भाई के बारे में बीच में एक्सप्लेन करने नहीं जाओगे, करेक्ट। एंड दिस इज हाउ अ नॉर्मल पैराग्राफ इज। अगर लिटिल आइस एज की बात की है तो लिटिल आइस एज के दौरान वो एवेंजर्स के बारे में बात नहीं करेगा, प्रोबेबली एग्जाम्पल ला सकता है, ठीक है, लेकिन मेन आइडिया वो रखेगा लिटिल आइस एज के बारे में, ठीक। ये पॉइंट क्लियर है? अगर हाँ तो बोलो यस, नो, कुछ भी बोलो। ठीक, तो पहले पैराग्राफ में तो हमें मिल गया कि मेन आइडिया क्या होने वाला है, हम लोग लिटिल आइस एज के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक। और क्या के बारे में बात की है कि लिटिल इस टाइम पे चीज़ें बहुत ठंडी हो गई थी, ठीक। मतलब अगर तुम कंपेयर करो स्नोबॉल अर्थ से तो इतना ठंडा नहीं हुआ कि हम उससे कंपेरिजन कर सके, लेकिन फिर भी जो जो लोग थे उनके लिए चेंज बहुत ड्रामेटिक था। किसके बारे में बात की गई, ठंडी बहुत हो गई, ठीक है, विंटर्स। अब तुम्हें क्या लगता है, अब हम
इसको यूज करेंगे जिस इसको तो मैंने बोला था प्रिडिक्शन। मैंने बात की है ठंडक के बारे में, विंटर के बारे में। तुम्हें क्या लगता है बाकी के पैराग्राफ किस बारे में होने वाले हैं? दिमाग लगाना, क्योंकि मैंने विंटर पे बात करके छोड़ दिया पहला पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ किसके बारे में होने वाला है? जाओ दो यहाँ से, जाओ, सेशन कर रहा हूँ, जाओ। करेक्ट, वेदर कंडीशंस दैट टाइम। सो अभी जो बोला गया ना कि इंटेंसली ड्रामेटिक था ये चेंज, तो हमें एग्जाम्पल दिए जाएंगे कि ये ड्रामेटिक क्यों था। और अगर तुम्हें याद हो हमने क्या पढ़ा था कि हमने इस पैराग्राफ में बताया था कि क्यों ड्रामेटिक था, इसमें बताया था ड्रामेटिक क्यों था। जैसे कि मैं बताता हूँ, ये लिखा है इन चाइना में क्या हुआ था कि मिंग डायनेस्टी फॉल कर गई, यूरोप में फ्रॉस्ट फेयर्स होने लगी, वर्ड्स जम गई थी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो इस तरह से एक पैराग्राफ फॉर्म होता है। साइलेंट ले जाओ प्लीज, ठीक है। इस तरह से एक पैराग्राफ फॉर्म होता है। सॉरी यार, कुछ बच्चे हैं मेरे घर में, ठीक है। और सेकंड पैराग्राफ देखो, तो हमने पहले पैराग्राफ का स्ट्रक्चर जान लिया। पहले पैराग्राफ में बात की गई है कि लिटिल आइस एज और ठंडक क्यों पड़ी, ठीक है। हम प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि नेक्स्ट पैराग्राफ में स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। नेक्स्ट पैराग्राफ में बात की जाएगी कि ठंडी हुई तो कैसे हुई, क्या क्या इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि दिखाएंगे तो ना कि चेंज ड्रामेटिक क्यों था। ऐसा तो नहीं छोड़ देंगे कि भाई चेंज बहुत ड्रामेटिक था, दिखाएंगे भी तो ना कि चेंज ड्रामेटिक क्यों था। उसके लिए कुछ तो एग्जाम्पल्स लेंगे ना, तो नेक्स्ट पैराग्राफ आने वाले एग्जाम्पल्स, ठीक। हमने प्रेडिक्शन बना ली है, इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ेंगे नहीं, पढ़ो बस ये सोचने के लिए पढ़ो कि हमारी प्रेडिक्शन सही है कि नहीं, ताकि फिर से तुम्हें एक आइडिया मिल जाए, फिर से तुम्हारी प्रेडिक्शन बन जाए, ठीक है। पढ़ते नेक्स्ट पैराग्राफ, 1 मिनट दो और नेक्स्ट पैराग्राफ खुद से पढ़ो, देन आई विल स्टार्ट। और जब पढ़ो ना नेक्स्ट पैराग्राफ, तो तुम्हें यही चीज़ पता करनी है कि किस बारे में बात की गई इस पैराग्राफ में, मेन चीज़ क्या है और नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या आ सकता है। सो फॉर्म दीज 2 to 3 थिंग्स, एंड ये करना सीख है ना, तो तुम्हारा स्पीड रीडिंग बहुत फास्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं पढ़ता हूँ नेक्स्ट पैराग्राफ। आई होप कि तुमने कर लिया हो, नहीं किया हो तो कोई बात नहीं। फर्स्ट है पैसेज, जैसे तुम सिर से पढ़ रहे हो धीरे धीरे आ जाओगे। लिटिल आइसेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ वी सो ऑफन फाइंड कंसेंसस अराउंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसमें बोला है कि लिटिल आइस एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे हम कॉन्सेंसस मिल जाता है, ठीक है। हमेशा लोग हाँ बोल देते हैं कि हाँ यार ये सब हुआ था। इस टाइम पे अर्थ कूल हो गई थी, एविडेंस उसके मिल सकते हैं, वैरायटी ऑफ टेक्निक्स, जैसे कि ये टेक्निक्स, ऑल रिटन डॉक्यूमेंट्स भी हैं इस तरह से, ठीक है। तो अभी तक किस बारे में बात कर रहे हैं? अभी तक हम बात कर रहे हैं कि एविडेंस क्या थे। यहाँ पे हमने बात की लिटिल आइसेज हुई, देन हम बात कर रहे हैं कि एविडेंस के बारे में, ठीक है। क्या क्या एविडेंस थे, कहाँ कहाँ मिल सकते थे। फिर बात की है कूलिंग फेजेस में हुई, फिर 1300 में, फिर 1570 में, और काफ़ी सारा एविडेंस है कि कूलिंग शायद सन स्पॉट एक्टिविटी में डिक्रीज की वजह से हुई हो सकती है, फिर वोल्केनिक इरप्शन से हो सकती है। तो 3 चीज़ों के बारे में मोस्टली बात की गई है। पहला एविडेंस, दूसरा फेजेस, तीसरा कि तीसरा क्या था, हाँ, कूलिंग एविडेंस, कूलिंग कॉजेस, सॉरी,
सो इन 3 चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात की गई सेकंड पैराग्राफ में। इस तरह से ना तुमने क्या कर लिया, तुमने एक स्ट्रक्चर बना लिया। पहला पैराग्राफ में लिटिल आइसिस के बारे में स्टार्ट किया गया है, बहुत ड्रामेटिक विंटर पड़ी। तीसरे पैराग्राफ में वो विंटर के क्या एविडेंस थे, कहाँ पे मिल सकते हैं, विंटर्स कैसे स्टार्ट हुई, क्या क्या फेजेस में, देन कूलिंग के कॉज क्या क्या थे, ठीक। एंड कहाँ पे किया इसने, कूलिंग के कॉजेस पे, ठीक। कूलिंग के इसने कॉरेस्पॉन्ड किया कि वोल्केनिक eruption या फिर डिक्रीज इन सनस्पॉट एक्टिविटी इसका एक कॉज हो सकता है। स्टार्ट नेक्स्ट पैसेज कहाँ से होगा, स्टार्ट नेक्स्ट पैसेज होगा कि कूलिंग के कॉजेस थे ना, वो कॉजेस किस किस तरह से इम्पैक्ट किए हैं, ठीक है। तो अभी भी तुम प्रेडिक्ट कर रहे हो, लिटिल आइसेज, विंटर, विंटर के एग्जाम्पल्स आने वाले हैं, विंटर का एविडेंस आने वाला आया, ठीक है, एविडेंस आ चुका है। नेक्स्ट चीज में आने चाहिए कि कूलिंग के कॉजेस किस किस तरह से इम्पैक्ट हुए हैं, ठीक। तो फालतू में क्यों लिखेगा। अब पढ़ते हैं हम कि जो भी कॉज थे अफेक्ट प्रोनाउंस थे, जैसे कि यूरोप में बोला गया कि सॉरी, जो ब्लॉम्स फोकस था यूरोप था, लेकिन जो इसका जो फोकस था ना वो यूरोप था, आइसेज जो हुई थी, लेकिन जो आइसेज हुई थी ना उसका इम्पैक्ट पूरे ग्लोबल में था, मतलब पूरे दुनिया में था, ठीक है। जैसे चाइना में बोला गया, चाइना में ये मिंग डायनेस्टी फॉल कर गई, देन यूरोप में फ्रॉस्ट फेयर्स होने लगे, ठीक। और वुमेन एंड मैन एंड वुमेन डाइड ऑफ हाइपोथर्मिया, किंग ऑफ फ्रांस की बियर्ड जम गई, ठीक है। सेंट्रल इवेंट्स ऐसे हैं कुछ यूरोप में इंग्लिश हिस्ट्री में जिन्हें हम लिंक कर सकते हैं लिटिल आइस एज से। स्पेनिश आर्माडा डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, और ग्रेट फायर ऑफ लंदन हुआ। तो ये सारे एग्जाम्पल्स के बारे में बात की है, ठीक है, एग्जाम्पल्स के बारे में बात की है, प्लस उसने कूलिंग के कॉजेस का भी जिक्र किया है। जैसे कि कूलिंग के कॉजेस क्या थे, डिक्रीज इन सन स्पॉट एक्टिविटी, मतलब विंटर्स काफ़ी ज़्यादा पड़ने लगी, तो उसके बारे में लिखा भी है। देखो, किंग ऑफ फ्रांस की गाड़ी जम गई, फ्रॉस्ट फेयर्स, ठीक है। और और देखो वोल्केनिक इरप्शन की बात की, वोल्केनिक इरप्शन मतलब गर्मी ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो हुआ क्या कि इरेटिक हार्वेस्ट होने लगी क्योंकि गर्मी ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है, या फिर ठंडक ज़्यादा होने लगी और गर्मी ज़्यादा हुई, इसलिए ग्रेट फायर ऑफ लंदन हुआ। तो जो कॉजेस होता है ना, सारा कुछ कनेक्टेड होता है स्ट्रक्चर से। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आई थिंक काफ़ी कुछ सीख लिया तुमने अभी तक। मज़ा आया मेरे को तो अभी तक। तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा, तुम लोगों को मज़ा आया कि नहीं आया अभी तक इतना कुछ सीख के। अगर हाँ इतना कुछ सीख गए एक पैसेज से, तो हम लोग एक अच्छा पैसेज डिस्कस करते हैं। ट्राई करेंगे कि 2 कर सकें अगर टाइम हुआ, नहीं तो एक तो करेंगे करेंगे जो कि SBIP 2020 में आया हुआ है। कूल कूल। सो दिस इज़ द न्यू पैसेज जो तुम देख पा रहे हो, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा पैसेज, एक काम करते हैं एक छोटा पैसेज लेते हैं। एक प्रॉब्लम ये थी, जब पता है मैंने ढूंढा पैसेज SBIP 2020 के, तो मुझे 2 डिफरेंट पैसेजेस मिले। मैंने कहा एक काम करता हूँ दोनों पैसेज को लेता हूँ। सो दिस इज़ अ सेकंड पैसेज, इसे पढ़ो। और करना क्या है कि तुम्हें हर पैसेज में तुम्हें स्ट्रक्चर को अंडरलाइन करना है, ठीक है, कि क्या क्या स्ट्रक्चर है तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, ठीक। एंड स्पीड रीड करो। टाइम हो चुका है 11:39 मेरी वॉच में, तुम्हारी वॉच में पता नहीं क्या है। हम लोग 3 मिनट वेट करते हैं, 3 से 4 मिनट। 11:39 हो गया है, 11:43 पे मैं अपना एक्सप्रेशन स्टार्ट कर दूंगा।
अगर तुम्हारा पैसेज हो गया ना तो जस्ट कमेंट करो कि तुम्हारे दिमाग में स्ट्रक्चर समझ में आ गया इस पैसेज का, मतलब तुम्हें पता है कि पहला पैराग्राफ किस बारे में बात कर रहा है, क्या तुम प्रिडिक्ट कर पा रहे हो कि अब क्या आने वाला है नेक्स्ट में, और वो सब प्रिडिक्शन से क्या तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है क्या, मतलब तुम बहुत फास्ट अब समझना स्टार्ट कर रहे हो क्या चीज़ों को। हो गया ना तो जस्ट कमेंट करो कि गुड 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 गुड। और चीज़ें समझ में आई, मतलब तुम्हारी समझने की स्पीड फास्ट हुई कि नहीं हुई। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डिस्कशन। मैं बताता हूँ कि कैसे मैं सोचता इस पैसेज के बारे में, क्योंकि मेरे को फास्ट फास्ट करना है, मैं उतना टाइम नहीं ले सकता इन एग्जाम टाइम डेफिनेटली। सो लेट्स रीड द फर्स्ट पैराग्राफ। इन 1800s इट वॉज लडाइट्स स्मैशिंग वीविंग मशीन्स, मतलब 1800 में कुछ लडाइट्स थे जो कि वीविंग मशीन को स्मैश करते थे। स्मैश मतलब यहाँ पे हुआ कि उस पर काम करते थे, ठीक है। स्मैश मतलब तोड़ना फोड़ना नहीं, और ये अच्छा वर्ड है स्मैश। दीज डेज रिटेल स्टाफ वरी अबाउट ऑटोमेटिक चेकआउट्स। अब जो लोग हैं वो सिर्फ ऑटोमेटिक चेकआउट के बारे में वरी करते थे। सूनर और लेटर टैक्सी ड्राइवर्स विल बी फाइटिंग ओवर सेल्फ ड्राइविंग कार। अभी या थोड़े दिनों के बाद में जो टैक्सी ड्राइवर्स होंगे वो फ्रैट करेंगे सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में। फ्रैटिंग इज ऑल्सो अ गुड वर्ड। द बैटल बिटवीन मैन एंड मशीन गोज बैक सेंचुरीज। जो मैन और मशीन के बीच में बैटल है वो काफ़ी पुराना है। आर दे टेकिंग आर जॉब्स, क्या वो हमारी जॉब ले रहे हैं, और आर दे मेयरली ईजिंग आर वर्कलोड, या फिर आप सिर्फ हमारा वर्कलोड आसान कर रहे हैं। आई स्टडी बाई इकोनॉमिस्ट एट द कंसल्टेंसी डिलॉयट। एक डिलॉयट पे एक कंसल्टेंट है जो कि इकोनॉमिस्ट है, उसकी स्टडी बताती है कि ये स्टडी शेयर करती है न्यू लाइट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन जॉब्स एंड द राइज ऑफ टेक्नोलॉजी बाय फाइंडिंग बाय डेलॉइट सच एज 4-fold राइज इन बार स्टाफ सिंस द 1950s। ये बोलती है कि जब से टेक्नोलॉजी का राइज हुआ ना तब से 4-fold राइज हुआ, मतलब 4 गुना हो गया चीज़ें, ठीक है। 4 गुना हो गया बार स्टाफ 1950s से। और सर्ज इन नंबर ऑफ हेयर ड्रेसर जो होते हैं वो बढ़ गए हैं, ठीक है, इस सेंचुरी में, पिछले सेंचुरी के मुताबिक। ये सजेस्ट करती है ऑथर को कि टेक्नोलॉजी हैज़ इंक्रीज स्पेंडिंग पावर। टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो गया, स्पेंडिंग पावर बढ़ गई है, इस वजह से नई जॉब्स और नई डिमांड क्रिएट हुई है। उनकी स्टडी शॉर्टलिस्ट हुई थी सोसाइटी ऑफ बिजनेस इकोनॉमिस्ट। कुछ प्राइस था। एक और चीज़ मैंने बताया था, 2 कॉमा की जो भी चीज़ें वो इंपॉर्टेंट नहीं होती, सो इसे तुम हटा सकते हो, ठीक है। उनकी स्टडी आर्ग्यू करती है कि डिबेट हैज़ बीन स्क्यूड टुवर्ड्स अ जॉब डिस्ट्रॉइंग इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज। ये आर्ग्यू करती है कि डिबेट जो होती है ना वो इसलिए होती है क्योंकि जॉब डिस्ट्रॉइंग इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज, जो भी टेक्नोलॉजी चेंज होती है वो कुछ जॉब डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है। विच आर मोर ईजिली ऑब्जर्व देन इट्स क्रिएटिव एस्पेक्ट। जो डिस्ट्रॉय होती है जॉब ना वो बहुत ईजिली ऑब्जर्व होती है रादर देन ऑब्जर्विंग कि कितना नई चीज़ें ला रही है, ठीक है। तो पहले पैराग्राफ में किस बारे में बात की गई, पहले पैराग्राफ में बात की गई कि टेक्नोलॉजी वर्सेस मैन, ठीक। पहला पॉइंट, मेन आइडिया जो होने वाला है वो होने वाला है टेक्नोलॉजी वर्सेस मैन।
और अभी मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, ये मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ इतने अच्छे से पैसेज। सेकंड पॉइंट बात कर रहे हैं कि क्रिएटिव जॉब्स बाय टेक्नोलॉजी एंड डिस्ट्रॉयड जॉब्स बाय टेक्नोलॉजी। तो दो चीज़ों के बारे में बात हुई है, इन चीज़ों के बारे में मोस्टली बात हुई है इस पैसेज में। नाउ प्रिडिक्शन स्टार्ट करते हैं किस बारे में बात की। पैसेज एंड हुआ यहाँ पे डिस्ट्रॉइंग एंड क्रिएटिव, बाकी के पैराग्राफ्स इसी बारे में बात करेंगे कि डिस्ट्रॉइंग एंड क्रिएटिव के बारे में, ठीक है। कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स दी जाएंगे हमें ताकि हम कन्विंस हो जाए कि हाँ भाई हाँ यही चीज़ सही है। डोमिनेंट ट्रेंड इज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग एम्प्लॉयमेंट, जो डोमिनेंट ट्रेंड है वो ये है कि एम्प्लॉयमेंट श्रिंक हो जाता है, कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब कम हो जाता है, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग बीइंग मोर देन ऑफसेट बाय रैपिड ग्रोथ इन कैरिंग क्रिएटिव टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस सर्विसेज सेक्टर्स। जो ट्रेंड होता है कि एम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है कहाँ पे, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। और क्यों होता है, क्योंकि रैपिड ग्रोथ होती है केयरिंग क्रिएटिव टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस सर्विसेज सेक्टर्स में, ठीक है। मशीन्स विल टेक ऑन मोर रिपीटेटिव एंड लेबोरियस टास्क बट सीम नो क्लोजर टू एलिमिनेटिंग द नीड फॉर ह्यूमन लेबर। फिर बोला कि मशीन्स जो होती है ना, मशीन्स रिपीटेटिव टास्क तो ले लेंगी ह्यूमंस की, और जो लेबोरियस इसमें टाइम बहुत लगता है, लेकिन ऐसी टास्क जिसमें कि ह्यूमन लेबर की नीड है उसे वो एलिमिनेट नहीं कर पाएंगी, ठीक है। लास्ट 150 ईयर्स में नहीं कर पाई है। स्टडी ने और भी रिवील किया है कि इन सम सेक्टर्स टेक्नोलॉजी हैज़ क्वाइट क्लियरली कॉस्ट जॉब्स, टेक्नोलॉजी ने हाँ कॉस्ट जॉब्स को कम किया है। बट स्टेवार्ट एंड हिज कलीग्स क्वेश्चन वेदर दे आर रियली जॉब्स वी वुड वांट टू होल्ड ऑन टू। लेकिन स्टेवार्ट क्या था, स्टेवार्ट शायद यही हो सकता है जिसने ये स्टडी थी, ठीक है। स्टेवार्ट और उसके कलीग्स ने क्वेश्चन किया है कि जो कॉस्ट कम हुई है क्या वो जो जॉब्स कम हुई है क्या वो ऐसी जॉब्स हैं जिन्हें हम सच में करना चाहेंगे, वी वुड वांट टू होल्ड ऑन टू। क्योंकि अगर नहीं करना चाहेंगे तो अच्छा किया ना टेक्नोलॉजी ने, जैसे कि जो फाउंडर चलाना चाहेंगे क्या हम, मतलब हम मेहनत करना चाहिए कि हम पूरा खेत खुद से खुद दें, नहीं। तो हमने क्या किया, हमने ट्रैक्टर बना दिया। क्यों इतना मेहनत करना है, क्यों इंसान को उतना पेन और सबको सफरिंग से गुजरना है, नहीं ना। तो जो टेक्नोलॉजी ने किया है, एक ये भी है स्टेवार्ट और उनके कलीग्स के द्वारा कि हाँ सही किया है, ठीक है। टेक्नोलॉजी डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट ह्यूमन मसल पावर, टेक्नोलॉजी सब्स्टिट्यूट किसे करती है, ह्यूमन की मसल पावर को, ठीक है, जिसमें फिजिकल चीज़ें ज़्यादा लगती है। एंड इन सो डूइंग, और ऐसा करने में ये प्रोडक्टिविटी बढ़ा देती है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी जो इंसान को कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें मिलनी चाहिए वो बढ़ जाता है, ठीक है। और ये एम्प्लॉयमेंट को कम कर देता है। हाँ, जो लोग फिजिकल पावर को यूज़ करते हैं वो चीज़ें कम हो जाती हैं, ठीक है। फिर से स्ट्रक्चर को समझते हैं। किसके बारे में बात की गई, हमें थोड़ा और बताया गया है कि क्रिएटिव जॉब्स क्या करता है, ठीक है। हमसे बोला गया है कि टेक्नोलॉजी कैसे तुम्हारी जॉब्स छीनता है और कैसे नई जॉब्स बनाता है, ठीक है। कहाँ छीनता है, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चर में जॉब्स छीनता है। क्यों, वहाँ पे मैन पावर, मसल पावर बहुत इन्वॉल्व होती है उनमें, मसल पावर। और जहाँ पे मसल पावर इन्वॉल्व होगी और रिपीटेटिव वर्क इन्वॉल्व होगा, वहाँ पर टेक्नोलॉजी आके उस चीज़ को कम कर देगी, एम्प्लॉयमेंट कम कर देगी। लेकिन टेक्नोलॉजी मैंने ना लास्ट 150 ईयर्स में ऐसा कोई भी जॉब को कम नहीं किया जहाँ पे ह्यूमन लेबर की सच में ज़रूरत है। किस लेबर को कम किया है, ऐसा लेबर जहाँ पे दिमाग नहीं लगता है, जहाँ पे मसल पावर लगती है, रिपीटेटिव काम में हो जाता है, ठीक है। तो इस बारे में बात की गई है कि टेक्नोलॉजी ने मसल पावर वाले काम को कम किया है। तो मसल पावर एंड ब्रेन वर्क, इसके बीच में एक डिफरेंस बताया गया है कि ब्रेन, मसल पावर और रिपीटेटिव जो भी काम होगा उसे रिप्लेस कर देगा, लेकिन जिसमें लिटरली दिमाग लगता है उसे नहीं कर पाया, ठीक है। अब नेक्स्ट पैसेज फिर से किसके बारे में होने वाला है, एंड किया है कि प्रोडक्टिविटी रेज करेगा और एम्प्लॉयमेंट श्रिंक करेगा, और कई जॉब्स कम करता है जो जॉब्स हम करना नहीं चाहते, ठीक है। तो इसी के बारे में थोड़ा और बताइए कि किस तरह से इसने ना प्रोडक्टिविटी रेज की है, किस तरह से इसने एम्प्लॉयमेंट कम किया है, या फिर किस तरह से ये ऐसी चीज़ें कम कर पाया जिसमें लिटरली ह्यूमन लेबर की जरूरत होती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं। ईजी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड द एक्सेलरेटिंग पेस ऑफ कम्युनिकेशन हैव रेवोल्यूशनाइज्ड मोस्ट नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज। मतलब इन्फॉर्मेशन की आसान एक्सेस और कम्युनिकेशन को बढ़ाने की जो पेस है ना, उसने रेवोल्यूशनाइज कर दी है नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री को, ठीक है। एट द सेम टाइम राइजिंग इनकम्स हैव रेज डिमांड फॉर प्रोफेशनल सर्विस। और हुआ क्या है,
क्योंकि ये सब इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं तो लोगों की इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है तो प्रोफेशनल सर्विस की डिमांड भी बढ़ रही है। ठीक। डेलॉयट इकोनॉमिस्ट बिलीव दीज राइजिंग इनकम्स हैव अलाउड कंज्यूमर टू स्पेंड मोर ऑन पर्सनल सर्विसेज सच एज ग्रूमिंग, दैट इन टर्न हैज ड्रिवन एम्प्लॉयमेंट ऑफ हेयर ड्रेसर। तो हुआ क्या है कि नई नई टेक्नोलॉजी आई है, नई टेक्नोलॉजी आने से लोगों की इनकम बढ़ गई है। ठीक है, इनकम बढ़ गई है तो अब वो अच्छी चीज़ों में रुपए देते हैं। ठीक है, पर्सनल सर्विसेज रुपए देते हैं सच एज ग्रूमिंग, जिससे क्या हुआ है जो हेयर ड्रेसर्स थे ना उनका एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। तो ऑल एंड ऑल ऑथर बोलना चाह रहा है कि देखो भाई, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन का तो एक जो वाद विवाद है वो चलता रहेगा, लेकिन देखते हैं कि अल्टीमेटली हुआ क्या है। क्रिएटिव जॉब्स टेक्नोलॉजी ने बढ़ाई हैं। ठीक है, पहले कम थी 1950 में, लेकिन उसके बाद में बढ़ गई हैं। उसके बाद में फिर बोला है कि ऐसी उन जॉब्स को सिर्फ रिप्लेस किया है जो कि मसल पावर और आइटरेटिव थी, ऐसी जॉब्स को रिप्लेस नहीं कर पाया जिनमें मसल पावर नहीं लगती है। ठीक है, ब्रेन वर्क जहाँ पे दिमाग लगता है उन जॉब को रिप्लेस नहीं कर पाया है। और सिंस लोगों की इनकम बढ़ रही है और नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है जहाँ लोग एम्प्लॉय हो रहे हैं तो उनकी इनकम भी बढ़ रही है। इनकम बढ़ने से क्या हो रहा है कि अब वो पर्सनल सर्विस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हेयर ड्रेसर्स की एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, फिर उनकी भी इनकम बढ़ रही है। तो ऑल इन ऑल ऑथर के अकॉर्डिंग ये सही है, मतलब टेक्नोलॉजी का राइज होना अच्छी बात है। ठीक है, सो दिस हैज़ बीन डिस्कस्ड इन द पैसेज। अभी हमने एक स्ट्रक्चर समझ लिया। ठीक है, ये जब तुम 8 से 7 पैसेज प्रैक्टिस कर जाओगे इस आइडिया से, तो तुम स्ट्रक्चर समझ जाओगे, तुम्हारे लिए सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। मैं दिखाने वाला हूँ क्यों। पहले पैसेज में बात की गई है टेक्नोलॉजी वर्सेस मैन, क्रिएटिव जॉब्स और डिस्ट्रॉइंग इफेक्ट। तीसरे पैसेज में बात की गई कई जॉब्स को रिप्लेस करता है, कई जॉब्स को नहीं रिप्लेस करता है। थर्ड पैसेज में बात की गई है, सेकंड पैसेज में ये वाली बात की गई थी, थर्ड पैसेज में बात की गई है कि राइजिंग इनकम से क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सारे क्वेश्चन करते हैं। वॉट डज द ऑथर मीन व्हेन ही सेज द बैटल बिटवीन मैन एंड मशीन गोज बैक सेंचुरीज। मतलब जो बैटल है, वार है ना मैन और मशीन के बीच में, वो सेंचुरी पुराना है, वो सदियों पुराना है। ठीक है, और ये ऑथर का पूछा गया है मीन, मतलब ऑथर का क्या मतलब है। तो ये चीज़ तुम्हें ना पैसेज में नहीं मिलेगी, ये तुम्हें समझना पड़ेगा लाइंस के बीच से। सिंस हम अच्छे से समझ चुके हैं तो हमें पता है। देखते हैं। इट हैज़ बीन अराउंड अ सेंचुरी दैट द फाइट बिटवीन अ मैन एंड मशीन इज ऑन, ऑफरिंग नो क्लियर रिजल्ट्स। ये बोल रहा है कि बहुत सदियों पुराने से है कि जो फाइट थी वो मैन और मशीन के बीच में थी और कोई भी क्लियर रिजल्ट नहीं आ रहा है। पता नहीं मुझे, और पढ़ते हैं और भी सेंटेंसेस पढ़ते हैं, हमें बेस्ट पिक करना है। There seems to be no trace of any truce being reached in near future that might end the war between machine। मतलब उन्होंने बोला कि कोई भी ट्रूस एक अच्छा वर्ड है। क्या मीनिंग होता है बताओ कमेंट करके। कोई भी ट्रूस मतलब होता है ट्रीटी, एक अलायंस। कोई भी अलायंस नहीं पहुंच सकता है नियर फ्यूचर में जो कि मशीन और मैन के बार को खत्म करते हैं। अब समझो इस पॉइंट का मतलब। ट्रूस किसके बीच में हो सकता है? ट्रूस हो सकता है जब जैसे कि मैं और तुम लड़ रहे हो, करेक्ट, हम बोले हाँ भाई अलायंस बनाते हैं। लेकिन ये जो पैसेज से बात किया गया कि राइज ऑफ टेक्नोलॉजी खुद से अलायंस बना सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो ये सेंटेंस तो बिल्कुल ही गलत हो गया, पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में गलत है। पैसेज समझना जरूरी है। ठीक, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड द इफेक्ट ऑन जॉब्स हैव बीन अ रीजन फॉर अ टसल बिटवीन मैन एंड मशीन सिंस एजेस। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जो इमर्ज करें टेक्नोलॉजी और उनका जॉब्स पे इफेक्ट, ये एक रीजन हुआ है जिसकी वजह से टसल होता है मैन के बीच में और मशीन के बीच में बहुत पुराने से। हाँ, थर्ड बिल्कुल सही है। थर्ड के बारे में जो बोला है उसने बिल्कुल सही बात की है। ठीक, थर्ड एक इसमें है एक इसमें है, लेकिन सेकंड हमारा इन्वॉल्व नहीं था, सेकंड ये काट दो, सिर्फ सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक, यहां तक समझ में आया? कूल। अभी जाते हैं। अभी यार इसमें लिखा है फिट्स द गिवन ब्लैंक इन द पैसेज। मैंने पैसेज पे गया लेकिन कोई ब्लैंक मुझे दिख नहीं रहा बेसिकली, तो इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकता इसका। शायद मैंने पेस्ट करने में गलती कर दी होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सिमिलर टू द वर्ड गिवन इन बोल्ड एज पर इट्स यूसेज इन द पैसेज। फ्रैटिंग यूज हुआ था। ठीक है, फ्रैटिंग का मतलब क्या है? फ्रैटिंग का मतलब होता है, और सिमिलर पूछा गया मतलब सिनोनिम पूछा गया। फ्रैटिंग का मतलब होता है जब तुम किसी चीज़ से डर जाओ। ठीक है, और तुम्हें मीनिंग नहीं आती तो जाके हम लोग पैसेज पे चलते हैं।
सूनर और लेटर टैक्सी ड्राइवर्स विल बी फ्रेटिंग ओवर। तो मीनिंग नहीं आती, तुमने बोला ठीक है, क्या करते हैं, फ्रेटिंग को नहीं पढ़ते हैं, ये तुम्हें नहीं पता। सूनर और लेटर टैक्सी ड्राइवर्स विल बी डूइंग समथिंग ओवर सेल्फ ड्राइविंग कार। थोड़े समय में या कुछ समय बाद टैक्सी ड्राइवर्स ना सेल्फ ड्राइविंग कार्स के लिए कुछ समय में कुछ ना कुछ करेंगे। क्या करेंगे, सोचो जरा, क्या करेंगे। पैसेज में थोड़ा दिमाग लगाओ, पैसेज में क्या बोला गया, पैसेज में बोला गया है वॉर बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड मैन। तो मतलब वो लोग या तो सोचेंगे या फिर डरेंगे, करेक्ट, तो कुछ उससे रिलेटेड होगा। अब हम लोग इन चीज़ों का मतलब ढूंढते हैं, शायद इससे कुछ रिलेटेड कुछ वर्ड मिल जाए हमें। कंफर्टिंग, नहीं कंफर्ट तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कंफर्ट मतलब होते हैं मतलब हाँ भाई तुम्हें बहुत तुम्हें फ़ायदा मिल रहा, नहीं मिल रहा है। वरीइंग शायद हो जाए। साइंग, साइंग मतलब होता है जैसे कि तुम थक के वो करते हो ना वो चीज़। अपीजिंग, अपीजिंग भी होता है कंफर्टिंग का एक एक सिनोनिम। अच्छा वर्ड है अपीजिंग, इसे नोट डाउन करो अपनी डिक्शनरी डायरी कहीं भी और इसका मीनिंग डालो। कामिंग, कामिंग नहीं हो रहा है, काम मतलब कहता है कि तुम किसी चीज़ को किसी को तुम मतलब ना शांत करो, शांत तो नहीं हो रहे हैं, बोलो चिंतित ही हो रहे हैं। तो वरीइंग, तो वरीइंग इज द करेक्ट सेंटेंस। इस तरह से अगर तुम्हें मीनिंग नहीं पता है तो तुम इस तरह से ना डायरेक्टली तुम पता भी कर सकते हो कि हाँ कैसे करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सिमिलर टू द वर्ड गिवन इन बोल्ड। ड्रिवन के सिमिलर क्या है, ठीक है। ड्रिवन मतलब तुम किसी से तुम चल रहे हो, चल रहे हो, या फिर तुम्हारी मोटिवेशन क्या है, ठीक है। प्लंज्ड, प्लंज्ड मीन्स क्या होता है बताओ, अच्छा वर्ड है। एस्कॉर्टेड भी अच्छा है, सॉन्टेड भी अच्छा है, प्रॉपेल्ड भी अच्छा है, ट्रैम्ड भी अच्छा है। आई थिंक ऑल आर वेरी रियली गुड वर्ड्स, सारे वर्ड्स का मीनिंग जान लो। प्लंज्ड मतलब होता है जब कोई चीज़ डूब जाती है फिर बहुत नीचे चली जाती है, ठीक है, उसे बोलते हैं प्लंज्ड। एस्कॉर्टेड, एस्कॉर्टेड मतलब देखते हो ना जो कोई मूवीज देखी फास्ट एंड फ्यूरियस तुमने देखी है, कोई लड़की जब एंटर करती है तो उसके सामने एक दो हीरो एंटर करते हैं, उसे बोलते हैं एस्कॉर्ट, ठीक है, तो साथ में जाते हैं, ठीक। सॉन्टर्ड, सॉन्टर्ड का मीनिंग मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, तो मैं बताऊंगा नहीं, ताकि देखना एक बार पैसेज में। प्रॉपेल्ड, प्रॉपेल्ड मतलब कुछ ऐसी चीज़ जिसकी वजह से तुम्हें एक मोटिवेशन मिल जाए, तुम्हें बूस्ट मिल जाए। ड्रिवन था मोटिवेशन या बूस्ट, जिसकी वजह से जो चीज़ चल रही है। प्रॉपेल्ड भी सेम मीनिंग है, इसलिए प्रॉपर्ड सही आंसर है। ट्रैम्ड, अभी तक आवाज आ रही है क्या? ट्रैम्ड, ट्रैम्ड मतलब होता है अगर तुमने पैसेज पढ़ा हो, थोड़ा सा मीनिंग मीनिंग पढ़ो तो ट्रैम्ड मतलब होता है जब तुम किसी चीज़ को कुचल देते हो, उसके ऊपर से चले जाना, उसे बोलते हैं ट्रैम्ड। एक इसका वर्ड मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, जो मक्का मदीना है मस्जिद है, उसमें एक बार ना ट्रैम्पलिंग हो गई थी, मतलब लोग कुछ हुआ था वहाँ पे, तो लोग एक दूसरे को चढ़ के भाग दौड़ी मच गई थी, तो उसे बोलते हैं ट्रैम्पिंग। जब तुम दूसरे को चढ़ने लगो, रौन दो को चल दो, उसे बोलते हैं ट्रैम्पिंग। सॉन्टेड एक ऐसा वर्ड है, इसकी मीनिंग मुझे क्लियर नहीं है, बता दूंगा कभी। इसका करेक्ट आंसर है प्रॉपेल्ड। नाउ कमिंग टू नाइन्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द पैसेज। इसमें बोला है कोई कौन सही नहीं है। Job contraction in manufacturing and agriculture sector has been more than the rise in टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस सर्विस सेक्टर। इसमें बोला कि जॉब कॉन्ट्रैक्शन जो हुआ है ना मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हुआ है। किससे ज़्यादा हुआ है? दैन द राइज इन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस सर्विस सेक्टर। इसने बोला कि जो जॉब कॉन्ट्रैक्शन हुआ है इन दो सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर में, ये कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हुआ है। किससे ज़्यादा हुआ है? जो नई जॉब्स आई हैं टेक्नोलॉजी और बिजनेस सर्विस सेक्टर में। पैसेज में कहीं भी कंपैरिजन की गई है क्या कि हाँ राइज ज़्यादा हुई है या फिर क्या कहते हैं लॉस ज़्यादा हुआ है? ऐसा तो कुछ कंपेयर नहीं किया गया। पैसेज में सिर्फ ये बोला गया कि हाँ कुछ जॉब लॉस होती हैं, लेकिन उनके बाद में बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट भी होती हैं। सिमिलरली तुम अगर ये देखो, 4-fold rise in bar staff since the 1950s और सर्ज इन हेयर ड्रेसर दिस सेंचुरी, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला है कि हाँ सर्ज होती हैं, लेकिन ये नहीं बोला कि कम कितना होता है। तो तुम इस पर कुछ कमेंट नहीं कर पाओगे, तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। कौन सा था? नीचे था, इसके बारे में कुछ नहीं पता। स्टडी एंड क्वेश्चन इज फोकस्ड एट फाइंडिंग द रीजंस फॉर द राइज इन एम्प्लॉयमेंट फॉर हेयर ड्रेसर। जो इसमें बोला गया कि जो क्वेश्चन हम स्टडी कर रहे हैं इसमें हम रीजन पता करना चाह रहे हैं कि हेयर ड्रेसर्स की इनकम में राइज क्यों हुआ है। क्या हम ये पता करना चाह रहे हैं क्या? मेन आइडिया हमारा ये क्या था? मेन आइडिया हमारा था स्टार्टिंग में ये वाला, मैन वर्सेस टेक्नोलॉजी वर्सेस मैन और मैन
और क्रिएटिव जॉब्स किस तरह से क्रिएट हो रही हैं और डिस्ट्रॉय किस तरह से जॉब्स डिस्ट्रॉय हो रही हैं। तो ये तो नहीं था ना, तो ये भी गलत हो गया। टेक्नोलॉजी इज अ पुअर सब्स्टिट्यूट ऑफ मसल पावर एंड ह्यूमन ब्रेन। टेक्नोलॉजी एक बहुत गंदा सब्स्टिट्यूट है मसल पावर का और ह्यूमन ब्रेन का। नहीं, बोला गया कि टेक्नोलॉजी किस किस चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करेगा, मसल पावर को सब्स्टिट्यूट करेगा, ह्यूमन ब्रेन को सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा। तो पुअर सब्स्टिट्यूट मसल पावर का है, सॉरी गुड सब्स्टिट्यूट है मसल पावर का, लेकिन पुअर सब्स्टिट्यूट है ह्यूमन ब्रेन का। तो ये तो कॉन्ट्रास्टिंग हो गया। थर्ड तो गलत है, थर्ड गलत, सेकंड गलत, फर्स्ट कैन बी करेक्ट। देखते हैं हम लोग, सिंस अब तीनों ही गलत हैं तो शायद फर्स्ट सही हो। जॉब कॉन्ट्रैक्शन जो हुआ है हैज बीन मोर इन द राइज इन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस सर्विस सेक्टर, शायद सही हो। और अगर मुझे स्टिक करना तो मैं फर्स्ट को करूंगा, क्योंकि मैं सेकंड और थर्ड को तो पक्का पक्का गलत कर सकता हूँ। अब चलते हैं 10th पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी करेक्टली इन्फर्ड फ्रॉम द गिवन पैसेज। Advent of newer technologies have resulted in decrease of income leading to huge cuts in demand and thus new jobs। जो नई जॉब, एडवेंट एक अच्छा वर्ड है, एडवेंट का मीनिंग पता करना। एडवेंट मतलब होता है कि किसी चीज़ का उद्गम, नया कोई चीज़ आती है, ठीक है। जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसने इनकम को डिक्रीज कर दिया है, जिसकी वजह से क्या है, ह्यूज कट हुई है डिमांड में, ठीक है, और नई जॉब्स क्रिएट हुई हैं। ऐसे बात की गई कि इनकम को डिक्रीज किया गया, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने बोला कि नई जॉब्स आई हैं। ये देखो, और राइजिंग इनकम की बात की है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया है। और तुम देख रहे हो कि मैं कितनी जल्दी आके पैसेज में देख पा रहा हूँ कि चीज़ें कहाँ कहाँ सही से लिखी हैं। क्यों देख पा रहा हूँ? क्योंकि मुझे ना स्ट्रक्चर दिमाग में मेरे बैठ गया है, और स्ट्रक्चर दिमाग में बैठने की वजह से चीज़ें मेरे लिए बहुत आसान हो गई हैं। एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सीम टू हैव बीन मोस्ट अफेक्टेड बाय डिप्लॉयमेंट ऑफ मशीन्स ऑन द जॉब फ्रंट। सही बोला है, जो एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो ज़्यादा अफेक्ट हुई हैं। क्यों? उसमें मसल पावर ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, तो सही है। इवोल्यूशन इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैज़ मार्क्ड एन रिमार्केबल ग्रोथ इन नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री। नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री की बात कहाँ कही थी? थर्ड पैरा में, देखते हैं। Easy access to information and accelerating pace of communication have revolutionized most knowledge-based industry. Evolution and communication technology, सही बात है। जिस तरह से एक्सेलरेटिंग पेस कम्युनिकेशन डिवाइसेस की टेक्नोलॉजी की, उस वजह से ग्रोथ आई है नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री में। तो अगर देखना चाहें तो सेकंड और थर्ड वुड बी द करेक्ट आंसर। सो इसका सही आंसर है डी पार्ट। चलते हैं 11th वाले पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रेफरेंस टू द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द पैसेज। मशीन्स आर सब्स्टिट्यूटिंग मसल पावर एंड विल एलिमिनेट द नीड फॉर ह्यूमन लेबर इन द नेक्स्ट 150 ईयर्स। उन्होंने बोला है कि मशीन्स क्या कर रही हैं कि मसल पावर को सब्स्टिट्यूट कर रही हैं और ह्यूमन लेबर की नीड को एलिमिनेट कर देंगी नेक्स्ट 150 ईयर्स में। देखते हैं। मशीन्स विल टेक ऑन मोर रिपीटेटिव एंड लेबोरियस टास्क। मशीन्स रिपीटेटिव और जो लेबोरियस टास्क हैं उन्हें लेंगी, लेकिन जो ह्यूमन लेबर की नीड को यूज़ होती है ना, उसे एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। बट सीम नो क्लोजर, मतलब उसे एलिमिनेट करने के क्लोज भी नहीं है। देन एट एनी टाइम इन द लास्ट 150 ईयर, मतलब पिछले 150 साल में मशीन्स ने ना क्या किया है, रिपीटेटिव टास्क को लिया और ह्यूमन टास्क को लिया है, लेकिन जिस चीज़ में एक्चुअली ह्यूमन की नीड है उसे एलिमिनेट करने के क्लोज भी नहीं आ पाई हैं। तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट 150 ईयर लिखा है, वहाँ पे लिखा था लास्ट 150 ईयर, तो इस वजह से गलत है। देयर आर नो जॉब श्रिंकिंग इफेक्ट ऑब्जर्व इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसमें बोला कि कोई भी जॉब श्रिंक नहीं हो रही है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, लेकिन अभी भी हमने देखा था कि जॉब श्रिंकिंग हो रही है मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, तो ये भी गलत है। टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट इन वेरियस इंडस्ट्रीज हेल्प इन रेजिंग प्रोडक्टिविटी, बोला गया है, हाँ, तो ये सही हो सकता है, इसे हम कंफर्म करेंगे, ठीक है। ग्रूमिंग इंडस्ट्री हैज सीन अ ड्रास्टिक डिक्रीज इन रिसेंट ईयर्स। नहीं, ग्रूमिंग इंडस्ट्री का तो बोला है कि यार देखो ग्रूमिंग इंडस्ट्री बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि लोग पर्सनल प्रोडक्ट्स में स्पेंड कर रहे हैं, पर्सनल टाइप्स में स्पेंड कर रहे हैं, सच इज ग्रूमिंग। तो इस तरह से ना हमें पता चल गया कि कौन सा सही है। नन ऑफ द तो हो नहीं सकता, तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ अभी तुमने देखा होगा कि हमने किस तरह से इस पूरे पैसेज को सॉल्व किया। और इसे सॉल्व करने में ना हमने कोई भी हमने
बहुत कोई स्ट्रॉन्ग टेक्निक नहीं लगाई, कोई भी शॉर्टकट का यूज़ नहीं किया, बहुत सिंपल टेक्निक लगाई कि हमें पता होना चाहिए कि आरसी का स्ट्रक्चर क्या है। अगर हमें वो पता है तो बहुत अच्छी चीज़ है। सेकंड चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं क्या। अगर हम प्रिडिक्ट, क्या होता है प्रिडिक्शन से ना, कि हम अपने माइंड को इन्वॉल्व करते हैं, उससे हम एक्टिव रीडिंग भी करते हैं, ठीक है। और माइंड को इन्वॉल्व कर रहे हो तो तुम चीज़ें जहाँ रिटेन करोगे, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। माइंड को इन्वॉल्व करोगे, चीज़ें तुम जहाँ रिटेन करोगे, उसकी वजह से तुम्हारा ना रिटेनिंग पावर बढ़ाती है दिमाग की। तो जितना तुम पहले तुम रिटेन कर रहे थे उससे ज़्यादा तुम रिटेन अभी कर रहे हो। तो दिस इज ऑल्सो वन ट्रिक जिससे तुम्हारा आरसी में एक्यूरेसी बढ़ सकती है, ठीक है। सो फोकस ऑन दीज थिंग्स, फोकस ऑन हैविंग एन स्ट्रक्चर। जब भी तुम पढ़ो तो तुम्हारे दिमाग में पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से आरसी प्रोग्रेस कर रहे हैं। फोकस ऑन कि क्या क्या मेन कीवर्ड है। जब तुम पता हो जाएगा ना कि हाँ यार स्ट्रक्चर ये है, इस पैसेज में इसी बारे में बात की गई, तो तुम्हारे लिए ना क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। जिस तरह से तुम देख रहे हो मैं कर रहा था, मैंने कोई भी कीवर्ड नोट नहीं किया, सिंपल मुझे पता है कि वो चीज़ कहाँ कहाँ डिस्कस की गई है, मैं डायरेक्टली जाके उसे जाके देख सकता था। सो यूज़ दिस कॉन्सेप्ट, यूज़ दिस टेक्निक, एंड इफ़ दिस टेक्निक हेल्प्स यू तो मेरे को बताना। एंड इस वीडियो के नीचे आके कमेंट करना कि अरे भाई मज़ा आ गया, क्या बताया था तुमने। एंड हाँ यार, शेयर करो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जिन्हें भी तुम जानते हो, किसी ग्रुप में हो उन्हें बताओ कि आरसी पढ़ो भैया से, मस्त पढ़ाते हैं, अगर तुम्हें लगता है पढ़ाते हैं। एंड हाँ, अभी मिलते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में, एक थोड़ा देर 5 मिनट का नॉर्मल ऑडियो चैट करेंगे। आई विल सी कि तुम्हारा क्या फीडबैक है सेशन के बारे में। एंड नेक्स्ट सेशन से सिंस अब तुम काफ़ी सारी तुम चीज़ें जान रहे हो, ठीक है, तो होगा क्या, तुम लोग जान रहे हो कि 5 या 6 दिन में तुम लोग बहुत सारी चीज़ें जान जाओगे आरसी के बारे में। उससे फ़ायदा क्या होगा, जो मैंने आधा घंटा लिया ना आज समझाने के लिए, वो आधा घंटा कम हो जाएगा। तो मैं एक ऐसे पॉइंट पे आ जाऊँगा आज से लगभग 8 दिन बाद कि मैं आधे घंटे में या फिर 20-25 मिनट में एक आरसी सॉल्व कर दूंगा। देन द प्रोग्रेस वुड बी कि नेक्स्ट 10 to 15 डेज में एक आरसी सॉल्व होगा हमारा 10 मिनट में, फिर 8 मिनट में सॉल्व होगा, फिर प्रॉब्ली 4 से 5 मिनट में सॉल्व होगा। सो 4 से 5 मिनट हमें जाना है, और कैसे पहुंचेंगे 100 आरसी सॉल्व करते करते। जो मेरा सेशन का पूरा डिज़ाइन है कि 100 आरसी हम सॉल्व करेंगे, एंड एवरी सेशन इज डिजाइन इन अ वे कि हम कुछ ना कुछ टेक्निक्स पढ़ेंगे और हम आरसी सॉल्व करेंगे। कूल, मुझे बताओ ये चीज़ हेल्प करती है तुम्हें, अगर कि नहीं कर रही है। सो डोंट ट्राई दिस टेक्निक अभी इन मॉक टेस्ट। अभी तुम ये ट्राई करो नॉर्मल जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। देन ट्राई दिस थिंग जब तुम एक बार तुम ये टेक्निक अच्छे से अप्लाई करना सीख जाओ, तुम्हारी स्पीड आ जाए, देन ट्राई दिस टेक्निक इन योर मॉक टेस्ट। चलो हम सेशन को एंड करते हैं, एंड लेट्स मीट इन टेलीग्राम। बात करते हैं 5 मिनट के लिए। आई विल टेक योर फीडबैक कि कैसा फीडबैक था सेशन का, एंड आई विल सी कि क्या इम्प्रूव करना है और नेक्स्ट सेशन में। चलो बाय बाय।